हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज हम जिस केस स्टडी पे अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं उसका नाम है CQI 11। तो आज की इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने यहाँ पे CQI 11 को इम्प्लीमेंट किया और अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करके 24 लाख से अधिक की सेविंग की। आइए अपनी इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। आइए पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का नाम ABC ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी पुणे में है। कंपनी ने CQI 11 के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2025 में स्टार्ट करने का निश्चय किया। कंपनी ने CQI 11 के लिए जिंक प्लेटिंग प्रोसेस को एज अ फोकस एरिया सेलेक्ट किया। कंपनी का इनिशियल स्कोर 58% था, जो कि CQI 11 ऑडिट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बढ़कर 92% हो चुका था। क्योंकि इस केस स्टडी में जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है, तो हमारे लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ इस तरह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ्स का यूज होता है। इन्हीं बाथ्स की हेल्प से जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग को किया जाता है। स्टडी के बैकग्राउंड को और अच्छे से समझते हैं। ब्रेक कंपोनेंट्स पे जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके अपने कस्टमर को सप्लाई करती थी। कंपनी में जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से रिजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गए और कस्टमर की तरफ से भी रिजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आने लगे, तो कंपनी ने इंटरनल PSA को करने का निश्चय लिया। यहाँ पर PSA का मतलब प्लेटिंग सिस्टम असेसमेंट से है। QA 11 को एज ए प्लेटिंग सिस्टम असेसमेंट के लिए टूल के रूप में चुना गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 3 मंथ्स की टाइमलाइन को लिया। केस स्टडी को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, जिसमें आप देख पाएँगे कि कार में कहाँ-कहाँ पे ब्रेक कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, बूस्टर, डिस्क ब्रेक, ब्रेक पैडल, ड्रम ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक्स, ABS कंट्रोल मॉड्यूल, यह सभी ब्रेक कंपोनेंट्स के पार्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पश्चात कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं। आइए कंपनी के CQI 11 के रोड मैप को समझते हैं। कंपनी ने CQI 11 को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मंथ का रोड मैप बनाया। कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 फेजेस में डिवाइड किया। उनका पहला फेज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन था। यहाँ पे कंपनी ने टीम फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू और CQI 11 की अवेयरनेस की बात की। इसीलिए कंपनी ने 1 वीक का टाइम लिया। अगले फेज में कंपनी ने बेसलाइन असेसमेंट की बात की। यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव था कि CQI 11 चेकलिस्ट को शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करना और गैप को फाइंड आउट करना। इसके लिए भी कंपनी ने 1 वीक का टाइम लिया। अगले फेज में कंपनी ने करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए बात की। यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव था कि वे रूट कॉज एनालिसिस करके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और कापा की प्लानिंग करेंगे। इसके लिए कंपनी ने 4 वीक का टाइम लिया। नेक्स्ट फेज में कंपनी ने करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की। यहाँ पर कंपनी ने ट्रेनिंग, कैलिब्रेशन और SPC की हेल्प से जो भी करेक्टिव एक्शंस आइडेंटिफाई किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने का निश्चय लिया। इसके लिए कंपनी ने 4 वीक का टाइम लिया। अगले फेज में कंपनी ने रीअसेसमेंट एंड क्लोजर की बात की। यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हम रीऑडिट करके सारे गैप्स से क्लोजर को कंफर्म करेंगे। इसके लिए कंपनी ने 1 वीक का टाइम लिया। और सबसे लास्ट में कंपनी ने पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी की बात की। यहाँ पर कंपनी ने एनुअल ऑडिट्स, रिव्यू और ऑनगोइंग ट्रेनिंग को कंफर्म करने की बात की। इसके लिए कंपनी ने अगेन 1 वीक का टाइम। कंपनी ने सबसे पहले 7 से 8 लोगों की एक टीम बनाई और उन सभी को CQI 11 की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। केस स्टडी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए मैं आपको CQI 11 के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। CQI 11 एक प्लेटिंग सिस्टम का असेसमेंट ऑडिट टूल है और इसमें एक चेकलिस्ट का यूज किया जाता है। इस चेकलिस्ट को AIAG के द्वारा बनाया गया है और CQI 11 का ऑब्जेक्टिव प्लेटिंग सिस्टम में डिफेक्ट्स प्रिवेंशन करना और वेरिएशन को रिड्यूस करना होता है। CQI 11 को प्लेटिंग सिस्टम असेसमेंट यानी कि PSA के नाम से भी जाना जाता है। CQI 11 एक ग्लोबली एक्सेप्टेड प्लेटिंग सिस्टम असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर है और इसे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये CQI 11 के सेक्शंस को समझते हैं। CQI 11 का सेक्शन 1 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी प्लानिंग की बात करता है और इसका सेक्शन 2 फ्लोर एंड मटेरियल हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 3 में पायरोमीट्री की बात होती है और सेक्शन 4 में PSA जॉब ऑडिट की बात की जाती है। आइए देखते हैं कि PSA में की फोकस एरियाज क्या होते हैं। CQI 11 ट्रेनिंग एंड ऑपरेटर क्वालिफिकेशन की बात करता है। प्रोसेस कंट्रोल एंड SPC पर जोर देता है। सॉल्यूशन एनालिसिस CQI 11 में एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया होता है, जिसमें डेली या वीकली बेसिस पे केमिकल सॉल्यूशन के एनालिसिस की बात की जाती है। इसके अलावा CQI 11 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करता है। CQI 11 में
प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और इसके अलावा थिकनेस और सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। CQI11 चेंज कंट्रोल और FMEA अपडेशन की बात भी करता है। आइए देखते हैं कि CQI11 में ऑडिट स्कोरिंग किस प्रकार से होती है। नॉन कंप्लायंट के केस में ऑडिट में 0 नंबर दिए जाते हैं। अगर इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आपका प्लेटिंग सिस्टम पूरी तरह कंप्लायंट है तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। CQI11 में फाइनल स्कोर 85% प्लस का होता है और यह माना जाता है कि आपका प्लेटिंग सिस्टम अगर 85% प्लस स्कोर लेके आता है तो वो एक अच्छा प्लेटिंग सिस्टम होगा। CQI11 हर 12 मंथ्स के पश्चात रीअसेसमेंट ऑडिट की बात भी करता है। कंपनी में जब CQI11 का इनिशियल ऑडिट किया गया तो उन्हें काफ़ी सारी नॉन कन्फर्मिटी शॉप फ्लोर पे देखने के मिली। आइए देखते हैं वे एनसीज क्या क्या हैं। कंट्रोल प्लान नॉट अपडेटेड फॉर न्यू इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री। ये एक मेजर एनसी थी और इसका रीजन ये था कि आरएनडी और प्लांट के बीच में पुअर कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से आरएनडी ने जब इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री को चेंज किया तो उन्होंने प्लांट की टीम को इन्फॉर्म नहीं किया था। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, एम्पियर आर मीटर्स वर ओवरड्यू फॉर कैलिब्रेशन। जी हाँ, ये भी एक मेजर एनसी थी क्योंकि यहाँ पे यह देखा गया कि कैलिब्रेशन के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर का कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया था। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एनालिसिस डन वीकली इंस्टेड ऑफ डेली। जी हाँ, ये भी एक मेजर एनसी थी और इसका रीजन ये था कि ऑपरेटर ने डब्ल्यूआई को मिस इंटरप्रेट किया था। रेक्टिफायर एंड पायरोमीट्री डिवाइस मेंटेनेंस, रेक्टिफायर एंड पायरोमेट्रिक डिवाइसेस नॉट पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। यह भी अगेन एक मेजर एनसी थी क्योंकि पीएम चेकलिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में रेक्टिफायर और पायरोमेट्रिक डिवाइसेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। प्लेटिन थिकनेस मॉनिटरिंग, नो एसवीसी मेंटेन फॉर प्लेटिन थिकनेस। यह भी अगेन एक मेजर एनसी थी क्योंकि यहाँ पे शॉप फ्लोर में एसपीसी के कॉन्सेप्ट्स की ट्रेनिंग नहीं पाई गई थी। क्वालिफिकेशन ऑफ प्लेटिंग लाइन ऑपरेटर्स, टू ऑपरेटर्स नॉट ट्रेंड ऑन लेटेस्ट प्रोसेस रिवीजन। जी हाँ, ये भी एक मेजर एनसी थी क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग मैट्रिक्स नहीं बनाई गई थी। एफएमईए, पीएफएमईए डिड नॉट इंक्लूड न्यू फेलियर मोड ड्रैग इन कंटामिनेशन। यह भी अगेन एक मेजर एनसी थी और इसका रीजन ये था कि रेटिंग प्रोसेस और एफएमईए के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं था, या हम यह कहें कि एफएमईए की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेटिंग प्रोसेस में फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। जॉब ऑडिट, नो रिसेंट जॉब ऑडिट रिकॉर्ड्स अवेलेबल। अगेन यह एक मेजर एनसी थी क्योंकि यहाँ पे ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं की गई थी। लेबोरेटरी टेस्टिंग, सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग आउटसोर्स्ड बट वेंडर वाज नॉट क्वालिफाइड। इट वाज अगेन अ मेजर एनसी क्योंकि यहाँ पे वेंडर अप्रूवल लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था और वेंडर का रीअसेसमेंट भी नहीं हुआ था। प्रोसेस कंट्रोल रिकॉर्ड्स, बाथ टेम्परेचर लॉगिंग वाज मैनुअल एंड इनकंसिस्टेंट। अगेन इट वाज अ मेजर एनसी क्योंकि यहाँ पे नो सिस्टम फॉर ऑनलाइन टेम्परेचर सेंसर रिकॉर्डिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं बनाया गया था। पिछली स्लाइड में हमने ड्रैग इन कंटामिनेशन को पढ़ा। आइए समझते हैं कि ड्रैग इन कंटामिनेशन किस तरह का डिफेक्ट होता है। देखिए, ड्रैग इन कंटामिनेशन में यह बताया गया है एक प्रोसेस टैंक से दूसरे प्रोसेस टैंक के बीच में सॉल्यूशन और केमिकल्स का अनवांटेड ट्रांसफर होता है, तो यह ड्रैग इन कंटामिनेशन कहलाता है। जनरली इसका रीजन होता है कि जब पार्ट्स को एक प्रोसेस टैंक से दूसरे प्रोसेस टैंक में ट्रांसफर किया जाता है तो पार्ट्स के थ्रू लिक्विड या केमिकल एक प्रोसेस टैंक से दूसरे प्रोसेस टैंक में मूव करते हैं। इस इंफोग्राफिक व्यू की हेल्प से आप ड्रैग इन कंटामिनेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, ये डिफरेंट प्रोसेस टैंक हैं और इस प्रोसेस टैंक के बीच में जब पार्ट्स को एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है तो पहले टैंक का सॉल्यूशन पार्ट के साथ ही अगले टैंक में ट्रांसफर होता है और इसी तरह से हर बार जब पार्ट ट्रांसफर होता है तो पार्ट के साथ कुछ केमिकल्स या सॉल्यूशन उससे अगले वाले टैंक में ट्रांसफर होते हैं। इसी प्रोसेस डिफेक्ट को ड्रैग इन कंटामिनेशन कहा जाता है। इसकी वजह से देखिए होगा क्या कि आपके प्रोसेस टैंक के केमिकल का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा और जिसकी वजह से पार्ट के ऊपर प्लेटिंग की क्वालिटी सही नहीं आएगी। इन सारे गैप्स की एक समरी शीट देखते हैं। आउटडेटेड कंट्रोल प्लान, जी हाँ, उनका कंट्रोल प्लान आउटडेटेड था। ऑडिट के दौरान कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स भी नहीं पाए गए थे। इनकम्प्लीट ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, यह पाया गया था कि सारे ऑपरेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। लैक ऑफ एसपीसी चार्ट्स फॉर की आउटपुट्स, क्योंकि सभी ऑपरेटर्स को एसपीसी की ट्रेनिंग नहीं थी जिसकी वजह से की आउटपुट्स पर एसपीसी नहीं की जाती थी। इनएडुकेट सॉल्यूशन मॉनिटरिंग, सॉल्यूशन की मॉनिटरिंग इनएडुकेट थी क्योंकि यह डेली होनी थी
उसके स्थान पर यह वीकली हो रही थी। वेंडर लैब नॉट क्वालिफाइड। जी हाँ, हमने देखा कि वेंडर का रीअसेसमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वेंडर की लैब जो है वो क्वालिफाई नहीं पाई गई थी। अब क्योंकि टीम ने सारे गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, अब टाइम था करेक्टिव एक्शंस को लेने का। आइए देखते हैं टीम ने क्या करेक्टिव एक्शंस लिए। एसओपी अपडेट फॉर केमिस्ट्री चेंज। केमिस्ट्री चेंज के लिए एक एसओपी बनाई गई और उसे फॉलो किया गया। ईआरपी अलर्ट्स फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को ईआरपी के साथ इंटीग्रेटेड किया गया, जिसका मतलब यह था कि कैलिब्रेशन ओवरड्यू होने पे ईआरपी अलर्ट जनरेट होता था और यूजर को पता चलता था कि उसका इक्विपमेंट कैलिब्रेशन के लिए ड्यू है। विजुअल एनालिसिस शेड्यूल। विजुअल एनालिसिस के लिए शेड्यूल बनाए गए थे। एसपीसी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। सभी ऑपरेटर्स को एसपीसी के बारे में बताया गया और उनको एसपीसी की ट्रेनिंग दी गई और शॉप फ्लोर पे एसपीसी को इम्प्लीमेंट किया गया। वेंडर रीअप्रूवल एज पर स्टैंडर्ड। सभी वेंडर्स के यहाँ पे रिविजिट किया गया और उनके सिस्टम को रीअसेस किया गया। जो वेंडर असेसमेंट में ओके मिले उन्हीं को रीअप्रूवल मिला। मंथली जॉब ऑडिट इनिशिएटेड। टॉप फ्लोर पे मंथली जॉब ऑडिट को प्लान किया गया। रेक्टिफायर एंड पायरोमीटर डिवाइसेस एडेड इन पीएम। पीएम मेंटेनेंस शीट में रेक्टिफायर और पायरोमीटर डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया, जिसका मतलब यह था कि हर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अब उन्हें रेक्टिफायर और पायरोमीटर डिवाइसेस को चेक करना था। एलएमएस फॉर ऑपरेटर रीसर्टिफिकेशन। ऑपरेटर्स के रीसर्टिफिकेशन के लिए लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए गए। रियल टाइम बाथ मॉनिटरिंग सेंसर्स। बाथ मॉनिटरिंग के लिए जो टेम्परेचर सेंसर्स लगाए गए थे उनको पीएलसी के साथ इंटीग्रेटेड किया गया ताकि रियल टाइम पे टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जा सके। क्योंकि पायरोमेट्री सीक्यूआई लेवलिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, आइए पायरोमेट्री को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज पायरोमेट्री? थर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर के मेजरिंग, कंट्रोलिंग और कैलिब्रेशन को ही पायरोमेट्री कहा जाता है। सीक्यूआई 11 में पायरोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है और पायरोमेट्री यह इंश्योर करती है प्लेटिंग बाथ्स में टेम्परेचर सस्टेन रहे, जिससे आपको एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मिले। प्लेटिंग सिस्टम में डिफरेंट बाथ्स होते हैं, जैसे निकल बाथ, क्रोमियम बाथ और जिंक बाथ। इन सभी में टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन बाथ्स का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो आपको कभी भी प्लेटिंग की सही क्वालिटी नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं कि जब 58% स्कोर था तो पायरोमेट्री की क्या कंडीशन थी। टेम्परेचर कंट्रोलर्स आउट ऑफ कैलिब्रेशन फॉर 3+ मंथ। पिछली स्लाइड में हम देख ही चुके हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पायरोमेट्री कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जब हमें 58% स्कोर मिला था तो उस समय यह पाया गया कि टेम्परेचर कंट्रोलर आउट ऑफ कैलिब्रेशन थे। नो ट्रेसेबल कैलिब्रेशन सर्टिफिकेशन फॉर थर्मोमीटर्स। इसके अलावा थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन भी ट्रेसेबल नहीं था। प्लेटिंग सिस्टम की एसएटी और टीयूएस भी नहीं कराए गए थे। इसका मतलब था प्लेटिंग सिस्टम का एक्यूरेसी टेस्ट और टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे भी नहीं हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से बाथ का जो टेम्परेचर जो कि 60 डिग्री होना चाहिए था वो एक्चुअल में 65 डिग्री था और इन्हीं सभी वजह से उनका बाथ में रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हाई था। सभी करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद जब 92% स्कोर अचीव हुआ था तो आइए देखते हैं कि इस समय पायरोमेट्री का क्या स्टेटस था। ऑल थर्मोमीटर्स एंड कंट्रोलर्स कैलिब्रेटेड विद ट्रेसेबिलिटी। जी हाँ, उनके सारे थर्मोमीटर्स और कंट्रोलर्स अब कैलिब्रेट हो चुके थे और उनकी एक प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी भी थी। वीकली वेरिफिकेशन विद रेफरेंस थर्मोमीटर। सभी बाथ्स पे टेम्परेचर का रेफरेंस थर्मोमीटर के रिस्पेक्ट में वीकली वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था। अलार्म सेट पॉइंट कॉन्फ़िगर टू फ्लैग डेविएशंस। सभी बाथ्स पे अलार्म सेट पॉइंट इंप्लीमेंट किए जा चुके थे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपडेटेड टू इंक्लूड पायरोमीटर डिवाइसेस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पायरोमीटर डिवाइसेस को अब इंक्लूड किया जा चुका था। स्टेबल बाथ टेम्परेचर रिएक्शन रिड्यूस बाई 70%। इन सभी करेक्टिव एक्शंस की वजह से अब प्लेटिंग बाथ्स का टेम्परेचर स्टेबल था और उनका रिएक्शन परसेंटेज 70% तक डाउन हो चुका था। पायरोमेट्रिक कैलिब्रेशन के लिए टीम ने एक फ्लो डायग्राम भी बनाया था। आइए उनके इस फ्लो डायग्राम को समझते हैं। बाथ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात की गई थी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस थर्मोमीटर और इन केस अगर कोई एनसी होती है तो अलार्म और कंट्रोल एडजस्टमेंट की बात भी यहाँ पे कही गई थी। इस पूरे फ्लो डायग्राम का मतलब यह था कि बाथ टेम्परेचर का डेली बेसिस पे रेफरेंस थर्मोमीटर के रिस्पेक्ट में कैलिब्रेशन होना था और इन केस अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी पाई जाती
तो अलार्म एंड कंट्रोल एडजस्टमेंट भी लगाया जा चुका था। टीम ने पैरामीट्रिक कैलिब्रेशन के लिए एक प्रॉपर जिदोका या बिल्ट इन क्वालिटी को स्टैब्लिश किया था। अब ये जिदोका क्या होता है, इसे समझने के लिए आप मेरे चैनल की जिदोका केस स्टडी को रेफर करें। कॉस्ट सेविंग फ्रॉम पायरोमेट्री। आइए समझते हैं पायरोमेट्री में इंप्रूवमेंट होने से कंपनी को कॉस्ट सेविंग क्या मिली थी। शुरू में जो रिएक्शन 8% था और जिसकी वैल्यू 8 लाख पर ईयर थी, वो घटकर केवल 2% हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब उनका जो लॉस था केवल 2 लाख का था। यहाँ पर एनुअल सेविंग पायरोमेट्री कंप्लायंस की वजह से 6 लाख की देखने के लिए मिली थी। कंपनी ने सारे करेक्टिव एक्शंस को 3 महीने में कंप्लीट किया और 3 महीने के पश्चात उन्होंने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया। कंपनी का रिएक्शन जो पहले 2.5% था, वो अब घटकर केवल 0.6% रह चुका था। सॉल्ट स्प्रे में जो उनके फेलियर पहले 3 पर मंथ आते थे, वो अब 0 हो चुके थे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लायंस जो पहले केवल 72% था, अब वो बढ़कर 100% हो चुका था। ऑपरेटर ट्रेनिंग जो केवल 68% थी, वो अब बढ़कर 100% हो चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट सीक्यूआई में जो उनका इनिशियल स्कोर 58% था, वो अब बढ़कर 92% हो चुका था। कंपनी ने पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट सेविंग को चेक किया, तो आइए देखते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट से उन्हें क्या कॉस्ट सेविंग मिलने वाली थी। रिजेक्शन रिडक्शन। जी हाँ, उन्हें रिजेक्शन के रिड्यूस होने से 12 लाख की कॉस्ट सेविंग मिली थी, जिसमें लगभग 50% कॉस्ट सेविंग, 6 लाख की कॉस्ट सेविंग केवल पायरोमेट्रिक कंप्लायंस की हेल्प से मिली थी। सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में अब फेलियर ना होने की वजह से कंपनी को 6 लाख की सेविंग यहाँ पे मिली थी। बाथ केमिकल सेविंग 3.5 लाख, क्योंकि यहाँ पे अब प्लेटिंग बाथ में केमिकल को प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा था, तो यहाँ पे उनकी सेविंग अब 3.5 लाख की थी। प्लेटिंग सिस्टम का डाउन टाइम अब बहुत कम हो चुका था, जिसकी वजह से 2 लाख की कॉस्ट सेविंग यहाँ पे मिली थी। कैलिब्रेशन ऑडिट रिस्क सेव्ड 80,000। कैलिब्रेशन में फेलियर होने का रिस्क भी उनका खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से कंपनी को 80,000 की सेविंग मिली थी। अगर इन सारी सेविंग्स को जोड़ दिया जाए तो हम देखते हैं कि कंपनी को टोटल 24,30,000 की एनुअल सेविंग मिली थी। कंक्लूजन एंड लर्निंग। इस पूरी केस स्टडी से आइए समझते हैं कि कंपनी को क्या लर्निंग मिली थी। स्ट्रक्चर्ड सीक्यूआई ऑडिट रिवील्ड सिस्टमैटिक इश्यूज। जी हाँ, टीम को ये पता चल चुका था कि सीक्यूआई 11 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से हमें अपने प्रोसेस के बहुत सारे सिस्टमैटिक इश्यू का पता चलता है। सिंपल डिजिटल टूल गिव मेजर गेन्स। यहाँ पर यह मतलब है कि शॉप फ्लोर पे छोटे छोटे ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग देखने के लिए मिलती है। ऑपरेटर मोरल एंड स्किल इम्प्रूव्ड। इस पूरी केस स्टडी में कंपनी ने और टीम ने यह समझा था कि ऑपरेटर इस पूरे प्रोसेस में एक की फैक्टर है और ऑपरेटर का मोरल और स्किल इम्प्रूव होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरी केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार सीक्यूआई 11 के इम्प्लीमेंटेशन से कंपनी को 24 लाख की एनुअल कॉस्ट सेविंग देखने के लिए मिली थी। इस वजह से कंपनी ने सीक्यूआई 11 को अपने एनुअल बीपीआई मॉडल में इंक्लूड किया था, जिसका मतलब यह था कि उन्हें हर साल अब अपने शॉप फ्लोर पे सीक्यूआई ऑडिट को इम्प्लीमेंट करना था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी आपके लिए हेल्पफुल होगी और इस केस स्टडी की हेल्प से आपने सीक्यूआई 11 प्रोसेस को अच्छे से समझा। अगर यह केस स्टडी आपको अच्छी लगी तो इस केस स्टडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने कमेंट कर हमें ये बताइए कि आपको और किन केस स्टडी पे जानकारी लेनी है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आने वाली किसी नई केस स्टडी में हम किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।